हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हमने सेल्स के ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी की, जिसमें से हमने 3 ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर ली थी। हमने जो पहला स्टडी करी थी वो माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट और उसके बाद में गोल्जी बॉडी के बारे में स्टडी करी थी। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग जिसको केंद्र कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है। यह सेल का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म होता है। तो आइए दोस्तों, आज हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक को जो अध्ययन है, केंद्र का जो अध्ययन होता है उसको कैरियोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस को कैरियोन भी कहा जाता है। इसके जो खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन माने जाते हैं। इन्होंने 1831 में केंद्र की खोज की थी। उपनाम से कंट्रोलर ऑफ सेल, यानी यह कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहलाता है। नियंत्रण कक्ष इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ब्रेन ऑफ सेल, यानी यह कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में हमारा जो ब्रेन होता है, हमारे शरीर में होने वाली जो क्रियाएं होती है, जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रियाएं होती है, उन सभी क्रियाओं का नियंत्रण हमारा ब्रेन करता है। उसी प्रकार सेल्स के अंदर भी जो केंद्रक होता है वो मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण केंद्रक करता है। मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती है, जो उपापचयी क्रियाएं होती है, जैसे रहना, चलना, खाना पीना, वजन का कम होना, बढ़ना आदि, इन सभी क्रियाएं मेटाबॉलिज्म के अंदर आती है। और यह जो केंद्रक होता है कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है, कुछ में नहीं भी पाया जाता है, और यह अलग अलग प्रकार से भी पाया जाता है। जैसे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल और स्तनधारियों की जो परिपक्व आरबीसी होती है, जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी कि जो जिसमें केंद्रक अनप्रेजेंट होता है यानी अनुपस्थित होता है, उनको एनिग्लूटेड कहा जाता है। और कुछ कवक, प्रोटोजोआ आदि में एक से अधिक भी केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाता है, उनको सिनोसाइड्स कहा जाता है। कुछ शैवाल में, कुछ प्रोटोजोआ में यानी केंद्रक एक से अधिक पाया जाता है, एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है, तो उनको सिनोसाइड्स कहा जाता है। और अब हम केंद्रक का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करते हैं। केंद्रक स्ट्रक्चर के अंदर ये भी डबल झिल्ली युक्त, डबल मेम्ब्रेन युक्त जो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी जो बाहर की तरफ जो झिल्ली होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद में इसके अंदर जो धागेनुमा संरचना होती है उनको क्रोमेटिन कहा जाता है। जो क्रोमेटिन होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों आते हैं। और इसके अंदर जो ये है संरचना नीचे दी गई है, न्यूक्लियोस कहलाती है, जो कि केंद्रिका कहलाती है। केंद्रिका आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। यह जो केंद्रिका होती है, इसका जो कार्य होता है, यह राइबोसोम्स का संश्लेषण करके जो राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करती है। और इसके अंदर जो भी मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, जो भी द्रव्य भरा हुआ होता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म नाम दिया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जल, खनिज लवण, प्रोटीन आदि प्रेजेंट होते हैं। डीएनए और आरएनए मेनली प्रेजेंट होते हैं। यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो 80% होती है, और जो वाटर होता है यानी जल होता है वो 20% होता है। तो यह सेल्स का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म होता है। आइए इस जो केंद्रक है इसके हम कार्य के बारे में कुछ स्टडी करते हैं। यानी पहला जो कार्य है जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण। हमने जो उपनाम से इनमें लिखा हुआ है कंट्रोलर ऑफ सेल, यानी यह जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यह सभी जो मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती है उस पर जो नियंत्रण करने का कार्य करता है वो केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, जो कि डीएनए आगे चलकर आनुवंशिक वंशागति की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। यानी आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है, यह वंशागति के लिए उत्तरदायी होता है।
जीवों में लक्षणों को ट्रांसफर करने के लिए आगे ट्रांसफर करने के लिए क्रोमेटिन यानी गुणसूत्र का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो इसके जो केंद्रक में उपस्थित होते हैं। और एक जो न्यूक्लियस का जो मेन कार्य है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के अंदर भी जो केंद्रक होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका विभाजन से कोशिका एक कोशिका से नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी एक सेल से 2 सेल, 4 सेल, 6 सेल, 8 सेल, 12 सेल, यानी आगे से आगे सेल्स का निर्माण होता जाता है। जिस प्रकार सेल्स की वृद्धि होती है उसी प्रकार हमारे जीव के भी वृद्धि होती जाती है। सेल्स की संख्या में वृद्धि और जीव के शरीर में वृद्धि। अगर हमारे सेल्स की जो वृद्धि होती जाएगी तो जीव की भी वृद्धि होती चली जाएगी। तो दोस्तों आज हमने जो स्टडी करी है वो न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करी है। न्यूक्लियस के बारे में आपके सामने जो लिखा हुआ है हमने जो बताया है। अगर आपको इसमें कोई भी अगर चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।